हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम डील करेंगे वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर नंबर 8 है आपकी 11th की एनसीईआरटी का। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक तो आपको काफी ज्यादा क्वेश्चंस इससे मिलते हैं और काफी इंटरेस्टिंग है, समझने में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आसान है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सेल सेल की स्टडी को क्या कहते हैं। सेल की जो स्टडी है इसको हम लोग बोलते हैं, सेल की जो स्टडी है इसको बोलेंगे साइटोलॉजी। तो सेल की स्टडी को साइटोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, हम लोग बचपन से एक चीज पढ़ते आ रहे हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या पढ़ते आ रहे हैं? सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बट मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि इस चीज को वो अप्रिशिएट नहीं करते हैं। ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है बोर्ड पे, इस चीज को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते हैं। बट चलिए इसको समझते हैं इन डेप्थ, इसका मतलब क्या है, क्यों सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट लाइफ का बोला जाता है। ठीक, सपोज करिए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए ये एक मशीन है मेरे पास। ठीक है, मशीन के अंदर यहाँ पे एक कंपोनेंट लगा हुआ है जिसको हम लोग ए बोल देते हैं। यहाँ पे एक कंपोनेंट लगा हुआ है बी, यहाँ पे एक कंपोनेंट लगा है जिसको हम लोग सी बोल रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई आदमी, कोई इंडिविजुअल आकर के इस कंपोनेंट को इस मशीन से निकाल देता है, तो जो ये मशीन पहले जो फंक्शन कर रही थी, क्या वो फंक्शन वो कर सकती है? अब नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये पहले एक इंडिविजुअल एंटिटी थी, उसके अंदर उसके सारे कंपोनेंट्स मौजूद थे, तो वो अपना फंक्शन कर पा रही थी। लेकिन जब आपने कंपोनेंट ए हटा दिया तो क्या हुआ? ये एक पूरी की पूरी फुल या यूनिट एंटिटी नहीं रह पाई, जिसकी वजह से अब इसका फंक्शन जो है वो हिंडर होगा। This machine won't be able to perform its function as it was doing before. Okay? तो यही चीज, यही कॉन्सेप्ट आप सेल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। सेल क्या है? एक एंटिटी है, एक स्ट्रक्चर है, एक यूनिट एंटिटी है। उसके अंदर से अगर आप कोई भी चीज माइनस कर देंगे तो वो सेल अपना पहले जैसा काम जो था वो नहीं कर पाएगा, या उसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो एनीथिंग लेस would lead to non survival of the cell। यानी कि सेल से कुछ भी चीज हटा देंगे तो सेल का जो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस था वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। अब जब भी हम साइंस को पढ़ते हैं तो साइंस में किन किन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है वो समझना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है, वो समझना जरूरी है। ठीक, तो अब जब हम साइटोलॉजी पढ़ रहे हैं, सेल की स्टडी पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी किन किन साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया है वो समझना, वो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो सबसे पहले अक्सर एग्जामिनेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर लाइफ साइंस के एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, नीट में और दूसरे मेडिकल एग्जामिनेशंस में। सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है? हु इज क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ सेल? तो इसमें इसका जवाब क्या होगा भाई? तो अगर हम कहें कि केवल एग्जाम में पूछा जा रहा है सेल की डिस्कवरी, तो यहां पे नॉन लिविंग लिविंग स्पेसिफाई नहीं किया है, नॉन लिविंग लिविंग स्पेसिफाई नहीं किया है, तो आपका आंसर यहां पे क्या होना चाहिए? रॉबर्ट हुक। Robert Hooke is credited for the discovery of cell। उन्होंने सबसे पहले क्या देखा था? कॉर्क के अंदर डेड सेल्स को देखा था। बेसिकली सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल को देख रहे थे, सॉरी वो सेल वॉल को देख पा रहे थे अपने डिवाइस से, माइक्रोस्कोप से। उन्होंने सेल वॉल को देखा सबसे पहले। तो रॉबर्ट हुक इज क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ
सेल, यहां पे नॉन लिविंग और लिविंग अगर स्पेसिफाई नहीं किया है तो रॉबर्ट हुक का नाम आएगा। अगर लिविंग बोल दिया उसने कि लिविंग सेल को सबसे पहले किसने देखा था, आपका आंसर क्या होगा, एंटोनी वैन एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को सबसे पहले क्रेडिट दिया गया था, सबसे पहले उन्होंने लिविंग सेल को देखा था। ठीक। तीसरी चीज, न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है, यह है रॉबर्ट ब्राउन। अब ध्यान दीजिए, ये तीन चीजें अलग अलग तरीके से एग्जाम में ऑलरेडी पूछी जा चुकी हैं और आगे भी पूछी जाती रहेंगी, चेंज करके उसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बना करके ये सारी चीजें पूछी जा चुकी हैं। ठीक, तो ये हो गए कुछ साइंटिस्ट्स के नाम। अब बात करते हैं, जब धीमे धीमे साइटोलॉजी पे काम शुरू हुआ तो उसके बाद सबसे पहले जो सेल थ्योरी आई, यानी कि सेल के ऊपर डिस्कशन जब साइंटिस्ट ने शुरू किया, तो दो साइंटिस्ट आए जिन्होंने सेल थ्योरी के बारे में बताया, श्लीडेन एंड श्वान बोला जाता है। मैथियास श्लीडेन एंड थियोडोर श्वान के बारे में बताया जाता है। श्लीडेन क्या थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट कौन थे, श्वान थे। तो इनके बारे में बात करते हैं। इन्होंने सेल थ्योरी के बारे में सबसे पहले बताया। तो सेल थ्योरी में इन्होंने मेजरली 2 पॉइंट्स दिए और कुछ कमियां थी इनकी सेल थ्योरी में जो आगे के साइंटिस्ट ने रेक्टिफाई की। तो सेल थ्योरी के बारे में 2 जो पॉइंट्स बताए इन्होंने, सबसे पहले कि इन्होंने क्या कहा, सबसे पहली जो पॉइंट इन्होंने बताया, कहा ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में इन्होंने कहा सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किससे बने हैं, सेल्स से बने हैं। ये इनका पॉइंट 1 हो गया। और एक और पॉइंट इन्होंने दिया, दूसरा पॉइंट क्या दिया, द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गन इज द क्यूमुलेटिव फंक्शन ऑफ द सेल्स। फंक्शन ऑफ ऑर्गन इज क्यूमुलेटिव फंक्शन ऑफ सेल्स। इस चीज से हम क्या समझते हैं, सपोज करिए जैसे मैं ये हाथ हिला रहा हूं अपना, ये मेरा हैंड है, मैं इसको हिला रहा हूं, तो इस मेरे हाथ के अंदर जितने भी सेल्स हैं ये उनका क्यूमुलेटिव फंक्शन है कि मैं ये अपना हाथ हिला पा रहा हूं। ये मेरा एक ऑर्गन हुआ, मैं इसको किस तरीके से, जब जैसे मैं हिला रहा हूं तो किस तरीके से हिला रहा हूं, क्योंकि मेरे हर एक सेल के अंदर कुछ ऐसे फाइबर्स पाए जा रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हाथ के अंदर खिंचाव हो रहा है। तो क्यूमुलेटिव फंक्शन ऑफ सेल्स है एक फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक, लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे वो जो श्लीडेन एंड श्वान है मेरे, उन्होंने एक चीज मिस आउट कर गए, जिसकी वजह से इनकी थ्योरी पे क्वेश्चन मार्क उठने लगा। इनसे पूछा गया कि चलिए आपने ये तो बताया, आप ये भी तो बताइए कि आखिर जो सेल्स हैं वो बन कैसे रहे हैं, किस तरीके से वो बन के आ रहे हैं, कहां से बन के आ रहे हैं, हवा से तो बन के आ नहीं रहे, तो किस तरीके से बन रहे हैं इसके बारे में भी तो बताइए। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर या इस चीज के ऊपर इनकी जो थ्योरी थी वो थोड़ी फेल कर रही थी। तो इसके बाद साइंटिस्ट आए, उनका नाम था रुडोल्फ वर्चॉ। साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, रुडोल्फ वर्चॉ। इन्होंने आकर के ये जो पॉइंट था इसको कवर अप किया, या उन्होंने ये बताया आखिर आकर के कि जो सेल्स हैं वो बन कहां से रहे हैं। अपनी लैटिन भाषा के अंदर इन्होंने एक फ्रेज दिया। क्या फ्रेज था, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए कौन सा फ्रेज था, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। एक फ्रेज है लैटिन भाषा में, इसका मतलब क्या हुआ, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, या न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि नए सेल्स बनते कैसे हैं, अपने पुराने सेल्स से बनते हैं। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये जो पॉइंट था, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये पॉइंट नंबर 3 हो गया और हमारी जो सेल थ्योरी थी वो कंप्लीट हो गई। उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके हम आगे पढ़ते चलते हैं और इसके बारे में हम ओवरव्यू ऑफ जो सेल है या इसके बाद किस तरीके से हम सेल को यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक
एनिमल सेल प्लांट सेल में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, ये हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।